उन्हें म्यूजियम में ही मोनालिसा की कांच की प्लेट और उसका फ्रेम मिलता है। मामले को सुलझाने के लिए फेमस फिंगरप्रिंट स्पेशलिस्ट अल्फोंस बर्टिलोन को बुलाया जाता है। उन्हें उस कांच पर चोर का थंबप्रिंट मिलता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो थंबप्रिंट पुलिस रिकॉर्ड में किसी से भी मेल नहीं खाता। पुलिस ने गार्ड्स और कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की। पूछताछ से सिर्फ इतना पता चल सका कि चोरी सोमवार की सुबह 7 बजे से 8:30 बजे के बीच हुई थी, लेकिन इसके अलावा चोर के बारे में कोई भी ठोस सुराग नहीं मिल सका। इसके बाद पुलिस ने मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान वाले वांटेड पोस्टर्स पूरे शहर की दीवारों पर चिपका दिए। सड़क से गुजरती गाड़ियों और पैदल चलने वाले लोगों की चेक पॉइंट्स पर तलाशी ली जाने लगी। न्यूज़पेपर्स में मोनालिसा को ढूंढने वाले के लिए भारी भरकम इनाम की घोषणा कर दी गई। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए शक के चलते सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की। इन गिरफ्तार किए जाने वालों में एक नाम मशहूर कवि और नाटककार गिलोम अपोलिनियर का भी था। अपोलिनियर ने एक बार लूव म्यूजियम को जला देने की बात कही थी। उनके सेक्रेटरी ने लूव से 2 प्राचीन मूर्तियों की भी चोरी की थी, इसलिए उन पर पुलिस को शक था। लेकिन जब उनसे पूछताछ की जाती है तो वो खुद को इनोसेंट बताते हुए इस चोरी के पीछे एक ऐसे शख्स के होने का दावा करते हैं जिनके नाम के बाहर आने से पूरी दुनिया में खलबली मच जाती है। गिलोम अपोलिनियर किसी और का नहीं बल्कि अपने करीबी दोस्त और दुनिया के मशहूर चित्रकार पाब्लो पिकासो का नाम लेते हैं। अपोलिनियर के अलावा एक और आदमी था जिसने पिकासो का नाम लिया था। उस आदमी ने पुलिस को चिट्ठी लिखकर बताया कि उसने खुद लूव म्यूजियम से कुछ मूर्तियां चुराकर पिकासो को बेची थी, जिनका पिकासो ने अपनी पेंटिंग में भी इस्तेमाल किया था। पहले तो यह दावा पुलिस को अजीब लगा, लेकिन जब चोरी की गई मूर्तियों के सीरियल नंबर्स चेक किए गए तो लूव म्यूजियम की मैनेजमेंट ने पुष्टि की कि मूर्तियां सच में उनके संग्रह से थी। इसके बाद पिकासो को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए ले जाया गया। पिकासो से काफी लंबी चौड़ी पूछताछ हुई, लेकिन सबूतों के अभाव में गिलोम अपोलिनियर और पाब्लो पिकासो दोनों को ही रिहा कर दिया गया। इसी दौरान पुलिस का शक एक और पॉपुलर इंसान जेपी मॉर्गन पर गया, जो अमेरिकन बैंकर के साथ साथ बहुत बड़े आर्ट लवर भी थे, जिन्हें अद्भुत कला की चीजों को अपने पास सहेज कर रखने का बहुत शौक था। उस समय आर्ट फोर्जरी यानी नकली पेंटिंग बनाना और उन्हें अमीर अमरीकियों को बेचना बहुत बड़ा धंधा था। इसी वजह से यह अफवाह थी कि जेपी मॉर्गन के कहने पर ही मोनालिसा को चोरी किया गया है और अब चोर जरूर मोनालिसा को उनके पास ले जाने की कोशिश में होगा। इसी शक के आधार पर फ्रांस से अमेरिका पहुंचने वाले एक जहाज को अमेरिका की पुलिस ने रोका और उसकी पूरी तलाशी ली, लेकिन पेंटिंग वहां भी नहीं मिली। इस दौरान दुनिया भर से नई नई थ्योरी सामने आती रही। जहां फ्रांस के कुछ लोगों ने मोनालिसा को चोरी करने का इल्जाम जर्मन्स पर लगाया, तो वहीं जर्मन्स ने इस चोरी की पूरी साजिश के लिए फ्रेंच सरकार को जिम्मेदार माना। जर्मन्स के हिसाब से फ्रेंच सरकार ने ये सब कुछ जरूरी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए किया था। इस तरह नए नए पहलू उस चोरी को लेकर निकलने लगे, लेकिन असल में सच से हर कोई कोसों दूर था। जनता इस मामले को लेकर बेचैन थी और इन्वेस्टिगेटर्स कोशिश कर करके थक चुके थे। इसी तरह हफ्ते, फिर महीने और फिर देखते ही देखते 2 साल निकल गए, लेकिन मोनालिसा अपनी मिस्टीरियस स्माइल के साथ दुनिया के किस कोने में है, इसका कोई अता पता नहीं चल सका। जब फ्रांस से लेकर अमेरिका तक मोनालिसा को ढूंढा जा रहा था, उसी बीच साल 1913 में आर्ट कलेक्टर ह्यूग ब्लेकर को समरसेट के एक घर में एक पेंटिंग टंगी हुई दिखती है। इस पेंटिंग में कोई और नहीं बल्कि मोनालिसा वाली लेडी लीसा डेल जियोकोंडो थी। ताज्जुब की बात यह है कि यह पेंटिंग मोनालिसा की कॉपी वर्जन नहीं बल्कि उसका अर्लियर वर्जन थी। माना जाता है कि लियोनार्डो डा विंची ने एक साथ 2 सेम पेंटिंग्स पर काम किया था। उन्होंने पहले इसे ट्रायल के तौर पर बनाया और फिर बाद में लूव म्यूजियम वाली मोनालिसा पर काम शुरू किया। हालांकि कई दावों के हिसाब से ये भी माना जाता है कि इस पेंटिंग में लीसा का चेहरा और हाथ तो लियोनार्डो डा विंची ने खुद पेंट किए थे, लेकिन बैकग्राउंड उनके किसी असिस्टेंट ने बनाया था। सेम लेडी की पेंटिंग होने के बाद भी ये पेंटिंग मोनालिसा से कई मामलों में अलग है। ये पेंटिंग मोनालिसा से 3.5 इंच लंबी और 5 इंच चौड़ी है। इसे मोनालिसा की तरह लकड़ी पर नहीं बल्कि कैनवास पर बनाया गया था। लियोनार्डो ने इसे पहले बनाया था, शायद इसलिए इसमें लीसा ज्यादा यंग लगती है। इसमें पीछे दिख रहे 2 कॉलम हैं जो कि मोनालिसा पेंटिंग में देखने को नहीं मिलते। ह्यूग ब्लेकर मोनालिसा की पॉपुलैरिटी की वजह से इस पेंटिंग को खरीदकर आइलवर्थ के अपने स्टूडियो में ले आए थे, इसलिए बाद में इसे आइलवर्थ मोनालिसा के नाम से जाना जाने लगा। ये बहुत ही हैरत की बात थी कि जब लूव म्यूजियम से चोरी हुई मोनालिसा दुनिया भर के अखबारों में सुर्खियां बटोर रही थी और फ्रांस की पुलिस दिन रात एक कर 2 साल से मोनालिसा को ढूंढने में लगी हुई थी। उसी बीच अचानक से अनजाने में ही एक दूसरी मोनालिसा की खोज हो गई। हालांकि जिस लूव म्यूजियम से चोरी हुई मोनालिसा की तलाश थी, उसका किसी को कोई अता पता नहीं था। उसे पूरी
पूरी दुनिया में ढूंढा जा रहा था, जबकि असल में मोनालिसा लूव म्यूजियम से सिर्फ 2 मील की दूरी पर एक छोटे से अपार्टमेंट में छुपी हुई थी। इस अपार्टमेंट में विंचेंजो पेरुजिया रहता था, जिसने लूव म्यूजियम से मोनालिसा को चुराया था। मोनालिसा को चोरी करने के बाद पेरुजिया सीधे अपने अपार्टमेंट में ही आया था। उसने घर आकर पेंटिंग को एक खास तरह के वुडन ट्रंक में एक फॉल्स फ्लोर के नीचे छुपाया था। हैरानी की बात यह थी कि पेरुजिया का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था और उसके फिंगरप्रिंट्स भी पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद थे, लेकिन सिस्टम में केवल उसकी राइट हैंड की उंगलियों के निशान थे, जबकि मोनालिसा के फ्रेम पर मिली छाप उसके लेफ्ट हैंड की थी। इसलिए पुलिस को उसका कोई मैच नहीं मिला था। हालांकि फिर भी जांच के दौरान पुलिस ने पेरुजिया के घर पर 2 बार छापा मारा था, लेकिन पेरुजिया की चालाकी की वजह से उन्हें वहां से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। उन्हें पेरुजिया के घर की तलाशी लेते हुए एक बार को भी भनक नहीं लगी कि मोनालिसा बिल्कुल उनकी नाक के नीचे छुपी थी। पेरुजिया ने जितने सीधे साधे तरीके से चोरी को अंजाम दिया था, उसी तरह वो बहुत ही आसानी से पुलिस के सामने होकर भी बच गया था। ऐसा लग रहा था कि वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि शातिर चोर विंचेंजो पेरुजिया एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। 2 सालों तक पेंटिंग को अपने पास रखने के बाद पेरुजिया की बेताबी बढ़ने लगती है। उसने जब मोनालिसा को चोरी किया था तो उसका प्लान था कि वो इसे इटली ले जाएगा, लेकिन चोरी होने के बाद मोनालिसा का केस बड़ा बन चुका था और फ्रांस के चप्पे चप्पे पर तलाशी ली जा रही थी। पकड़े जाने के खतरे की वजह से वो जैसे तैसे 2 सालों तक चुपचाप पेंटिंग को एक ही जगह अपने अपार्टमेंट में रखे रहा, लेकिन गुजरते वक्त के साथ उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। वो उसे किसी को सौंप कर छुटकारा पाना चाहता था। इसीलिए वो दिसंबर 1913 में इटली के एक आर्ट डीलर अल्फ्रेडो गेरी को एक खत लिखता है। उसमें उसने लिखा था कि लियोनार्डो दा विंची की चोरी हुई पेंटिंग मेरे पास है। ये पेंटिंग फ्रांस के लूव म्यूजियम में नहीं बल्कि इटली की उफीजी गैलरी में होनी चाहिए, क्योंकि इसे बनाने वाला इटली का था। लेटर में नीचे उसने अपना नाम लियोनार्डो लिखा था। इस खत को पढ़ने के बाद अल्फ्रेडो गेरी काफी क्यूरियस हो गए। उन्होंने उफीजी गैलरी के डायरेक्टर जियोवानी पोजी से इस बारे में चर्चा की और फिर खत का जवाब देते हुए पेरुजिया को इटली के फ्लोरेंस आने का न्योता दिया। इसके बाद किसी तरह बचते बचाते विंचेंजो पेरुजिया मोनालिसा को अपने साथ लेकर फ्लोरेंस आ जाता है और वहाँ एक होटल में ठहरता है। वो 10 दिसंबर 1913 को अल्फ्रेडो गेरी के ऑफिस जाता है और उन्हें बताता है कि वो लियोनार्डो विंचेंजो है, जिसने उन्हें मोनालिसा को लेकर खत लिखा था। वो यहाँ अल्फ्रेडो से डील करता है कि वो उन्हें मोनालिसा दे तो देगा, लेकिन बदले में उसे $6,50,000 चाहिए। अल्फ्रेडो गेरी यहाँ बड़ी चालाकी से काम लेते हैं। वो उससे कहते हैं कि उसे उसके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो और उफीजी गैलरी के डायरेक्टर जियोवानी पोजी ये कंफर्म करना चाहते हैं कि उसके पास ओरिजिनल मोनालिसा है। इसके बाद प्लान बनता है कि अगले दिन अल्फ्रेडो गेरी और जियोवानी पोजी उसके होटल रूम आएंगे, जहां वो उन्हें मोनालिसा दिखाएगा। जब डील हो जाती है तो विंचेंजो पेरुजिया काफी ज्यादा खुश था। एक तरफ उसे इस बात की खुशी थी कि मोनालिसा 400 साल बाद ही सही पर उस शहर में वापस आ गई थी जहां उसे लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। वहीं दूसरी ओर उसे मोनालिसा के बदले $6,50,000 मिलने की भी खुशी थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने इस तरह खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। प्लान के मुताबिक अगले दिन 11 दिसंबर 1913 को अल्फ्रेडो गेरी और जियोवानी पोजी पेरुजिया से मिलने उसके होटल रूम पहुंच जाते हैं। अल्फ्रेडो ने पहुंचते ही पेरुजिया से पेंटिंग के बारे में पूछा। पेरुजिया काफी हड़बड़ी में था। उसने बिस्तर के नीचे से अपना वुडन ट्रंक निकाला, उसको बेड पर रखा, उससे कपड़े हटाए। कपड़ों के नीचे एक खुफिया जगह बनी हुई थी, उसके अंदर से उसने पेंटिंग बाहर निकाली। अल्फ्रेडो गेरी और जियोवानी पोजी ने जब उस पेंटिंग को देखा तो उन दोनों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ कि उनके सामने असली मोनालिसा है। पेरुजिया को उनके हाव भाव देख के लगा कि उन्हें पेंटिंग के असली होने की तसल्ली हो गई है, इसलिए वो उठा और उसने पेंटिंग के बदले अपने पैसे मांगे। अल्फ्रेडो ने उसे भरोसा दिलाया कि उसे उसके पैसे कुछ ही देर में मिल जाएंगे। इसके बाद अल्फ्रेडो गेरी और जियोवानी पोजी मोनालिसा को लेकर होटल से बाहर आ गए। उनके बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद विंचेंजो पेरुजिया के दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक होती है। उसे लगा कि उसके लिए पैसों से भरा सूटकेस आया होगा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस थी जिसके पास उसके लिए हथकड़ी थी। अल्फ्रेडो गेरी और जियोवानी पोजी ने यहाँ आने से पहले ही पुलिस को सब कुछ बता दिया था। पुलिस ने फौरन पेरुजिया को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद पेरुजिया पर इटली के ही कोर्ट में चोरी का मुकदमा चला। अपनी गवाही में उसने कहा कि उसने एक आम राष्ट्रीय गर्व के कारण किया था, क्योंकि उसका मानना था कि नेपोलियन के समय मोनालिसा को इटली से लूट लिया गया था। लेकिन वो गलत था, क्योंकि लियोनार्डो दा विंची खुद इसे 1516 में फ्रांस लेकर गए थे और एक दावे के हिसाब से किंग फ्रैंकोइस I ने इसे कानूनी रूप से लियोनार्डो से खरीदा था। पेरुजिया को चोरी का दोषी मानते हुए 1 साल 15 दिन की सजा सुनाई गई, लेकिन मोनालिसा को फिर से इटली लाने की वजह
वजह से वो इटली के लोगों का हीरो बन गया था। इसलिए पब्लिक की लगातार अपील के बाद उसे सिर्फ 7 महीने बाद ही रिहा कर दिया गया। मोनालिसा के मिलने के बाद उसे कई दिनों तक इटली के बड़े बड़े शहरों में घुमाया गया और फिर आखिरकार जनवरी 1914 में मोनालिसा को लूव्र म्यूजियम में वापस पहुंचा दिया गया। जिस तरह घर से रूठकर भागा बच्चा वापस लौट आता है और उसे घर में बाकी बच्चों से ज्यादा प्यार मिलता है, उसी तरह न केवल फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया का प्यार मोनालिसा पर उमड़ पड़ा था। चोरी की घटना के बाद मोनालिसा दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग बन गई थी। मोनालिसा को जब वापस लूव्र म्यूजियम में लगाया गया तो पहले 2 दिन में ही देश विदेश से 1,20,000 लोग सिर्फ और सिर्फ मोनालिसा को देखने के लिए आए। मोनालिसा की पॉपुलैरिटी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती गई और उसके नाम पर कार्टून्स, एडवर्टीजमेंट्स, पोस्ट कार्ड, सॉन्ग्स और डॉक्यूमेंट्रीज बनने लगी। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब मोनालिसा की पेंटिंग को कई बार उसकी जगह से बदला गया ताकि वो जर्मन्स के हाथ ना लग जाए। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया उसके बाद ही इसे वापस लूव्र म्यूजियम में लाया गया, लेकिन इसके बाद भी इसे कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई। एक बार किसी टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंक दिया तो वही एक बार किसी ने इस पर एसिड फेंक कर इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसके बाद से ही मोनालिसा को एक बुलेट प्रूफ ग्लास में रखा जाता है और इंतजाम ऐसा किया गया है कि अगर भूकंप भी आ जाए तो इसे कोई नुकसान ना हो। हर साल पूरी दुनिया से लगभग 1 करोड़ लोग लूव्र म्यूजियम आते हैं, जिनमें से 80% लोग खास तौर पर मोनालिसा को देखने आते हैं। जहां लोग इसकी रहस्यमयी मुस्कान और इसकी शानदार डिजाइन पर फिदा है, तो वही मोनालिसा के कई आलोचक भी है जिनका मानना है कि ये पेंटिंग महज मीडिया में आने के कारण फेमस हुई है, जबकि दुनिया में इससे बेहतर पेंटिंग्स मौजूद है। फ्रेंच हेरिटेज लॉ के अनुसार मोनालिसा पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसलिए इसे बेचा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ आंकड़ों के हिसाब से इसकी कीमत का अनुमान लगाया जा सकता है। साल 1962 में मोनालिसा को प्रदर्शन के लिए अमेरिका लाया गया था। तब इसका $100 मिलियन में इंश्योरेंस हुआ था। गुजरते वक्त के साथ इसकी वैल्यू और भी बढ़ती गई। आज इसकी कीमत $970 मिलियन है, यानी इंडियन करेंसी के हिसाब से मोनालिसा 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। लेकिन इतने पैसे देने के बाद भी इसे कोई खरीद नहीं सकता।